अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर इमरान खान और नए आर्मी चीफ के हवाले से सामने आई है। ये बड़ी खबर क्या है, इसकी तफसील दो टोक के इस प्लेटफॉर्म में अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर खान साहब की तकरीर के 7 बड़े निकात जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने डाउन प्ले किया, ये 7 निकात क्या हैं वो भी हम शेयर करेंगे। और फिर आखिर में खान साहब ने फैसला किया है कि हुकूमतों से निकल जाएंगे और अब सियासी हिकमत अमली क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनाने जा रही है। लेकिन राय साहब, पहले तो दो टोक के जो तज्जिए हैं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी हमें कैंपेन नजर आती है वो वीडियोस जो हैं वो शेयर की जाती हैं और हमने इसकी एक रिफ्लेक्शन जो है इनकी कैंपेन और तकरीरों में भी देखी है। और फिर राय साहब, कल हमने बता दिया था बड़ी तफसील के साथ कि खान साहब धरना नहीं देंगे और आज जो आखिरी जुमला था उनका कौम के सामने धरना ना देने का उन्होंने फैसला किया, बल्कि एक नई हिकमत अमली कौम के सामने रख दी है। हैविंग सेड दैट, आज जो खान साहब की तकरीर और इस तकरीर के 7 अहम निकात जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने डाउन प्ले किया है, खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क की तारीख इस बात की गवाही देगी कि इमरान खान आखिरी वक्त तक मुल्क के लिए लड़ता रहा, जिसने अपने असासे बनाकर मुल्क को रोंदा, ये तारीख लिख रही है। गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है, आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं। सवाती ने किस फरौन के खिलाफ एक ट्वीट कर दी कि उसे नंगा करके मारा गया। हकीकी आजादी की तहरीक चलती जाएगी। हमने इंपोर्टेड हुकूमत से कहना था कि इलेक्शन कराओ, कौम इलेक्शन मांग रही है। हम चाहते थे कि इदारों पर प्रेशर डालकर इलेक्शन करवाएं, लेकिन मसला कुछ और है। लंदन में बैठा मुजरिम डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि इलेक्शन में हार जाएगा। इसको पाकिस्तान के दिवालिया होने से फर्क नहीं पड़ता, मसला हमारी कौम का है। मैं प्रेशर डालने आया था कि आपके पास इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं फैसला साज इदारों को भी बता रहा हूं कि मुल्क डूब रहा है। सोवियत यूनियन भी ऐसे ही डूब गया था, वो भी टूट गया था। हम इस तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन तो हम अगर इलेक्शन 9 बाद भी हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। क्या हम सीधा इस्लामाबाद निकल जाएं? मैं ये कौम से कहूं कि आज इस्लामाबाद की तरफ रुख करें तो हालात इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। फिर खान साहब ने यह भी कहा है साहब कि इस्लामाबाद जो अवाम का समंदर है, मैं यकीन दिलाता हूं कि आप जितनी मर्जी पुलिस जमा कर लें, जब लाखों लोग होंगे तो कोई नहीं रोक सकेगा। मगर मैंने 26 साल जदोजहद आइन और कानून के अंदर रहकर की। मेरे लिए 7 माह में आसान था कि हम श्रीलंका वाले हालात पैदा कर देते, मगर मैंने 60 जलसे करके पुरअमन रहे। और अगर तोड़ फोड़ शुरू हुई तो खेल सबके हाथ से निकल जाएगा। आज मैं फैसला करता हूं कि वहां नहीं जाना, मगर यह फैसला किया है कि हम इस निजाम का हिस्सा भी नहीं रहेंगे। हम सब असम्बलियों से निकलेंगे। यह बहुत बड़ा फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और खान साहब की तरफ से। राय साहब, हम बजाय मुल्क में तोड़फोड़ करें, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकल जाएं और इस सिस्टम का हिस्सा ना बने। हमने चीफ मिनिस्टर से बात की है और आने वाले दिनों में ऐलान करेंगे कि सब असम्बलियों से बाहर हो जाएं। राय साहब, फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि मुझे कहा गया कि नंबर 1, आपकी टांग ठीक नहीं, मुश्किल होगी। दूसरी बात कही गई कि आपकी जान को खतरा है। वो 3 मुजरिम जिन्होंने पूरी साजिश करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की, मुझे कहा गया कि फिर वारदात करेंगे, आप घर से बाहर ना निकलें। फिर उन्होंने नौजवानों को भी खिताब करते हुए ये कहा कि मैंने मौत बड़े करीब से देखी, मेरे सर से गोलियां गुजर रही थी, मैं जख्मी होने के बावजूद आया। कौम फैसला कुन मरहले में खड़ी है। हमने क्या जुर्म किया था कि बैरूनी साजिश के साथ हमारी हुकूमत गिराई गई। मैं 3.5 साल में एक जगह नाकाम हुआ। मैं मुल्क लूटने वालों को सजा नहीं दिलवा सका। नैब एस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी। नैब कहती थी कि हुक्म आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट वाले उन्हें जेलों में डालने की बजाय उनसे डीलें कर रहे थे। मुझे एस्टेब्लिशमेंट वाले कहते थे इकोनॉमी पर तवज्जो दो, एहतसाब को भूल जाओ। कहते थे कि नैब के कानून को बदल दो। जिनके पास ताकत थी वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। क्योंकि करप्शन बुरी नहीं लगती, इसलिए चोरों के टोले को ऊपर बैठा दिया गया। और राय साहब, फिर साइफर के हवाले से भी एक इंतहाई अहम नुक्ता उठाया गया। इस पर भी पाकिस्तान के मीडिया ने बीफ्स चलाई हैं। कहते हैं कि यह साइफर एक ड्रामा था, यह एक फेक बयानिया बनाया गया। मैं इनसे पूछता हूं, जो साजिश का हिस्सा था
उनसे मेरा सवाल है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में असद मजीद का साइफर नहीं पढ़ाया गया? डोनाल्ड ल्यू नहीं कह रहा था कि इमरान को नहीं हटाओगे तो मुल्क में मुश्किल हो जाएगी? क्या ये साइफर में नहीं था? क्या नेशनल सिक्योरिटी ने यह नहीं कहा कि अमेरिका से डीमार्च करो? फिर आप कहते हैं कि ये ड्रामा था, ये मुल्क की तौहीन है। ये मुल्क की तौहीन थी एक अमेरिकी अफसर कहे कि मुल्क के वज़ीर आज़म को हटाओ। फिर उन्होंने जो मजीद निकात जिनको पाकिस्तान के मीडिया ने डाउन प्ले किया, राय साहब, वो ये कहते हैं कि जब डर्टी हैरी इस्लामाबाद आया तो इसने जुल्म शुरू कर दिया। लियाकत अली खान कत्ल की तर्ज पर हमला किया गया। मुझे मालूम था कि 3 लोगों ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया। मैंने 2 माह पहले बता दिया था। साजिश को मजबूत बनाने के लिए मरियम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई क्योंकि कत्ल करना चाहते थे। ये समझते थे कि हुकूमत जाने के बाद टूट जाएगी, मगर लोग और ज्यादा लोग हमारे साथ मिल गए, पार्टी मजबूत हो गई। सारे इलेक्शन अगर हुए तो ये इलेक्शन में हार जाएंगे। अफसोस कि हमारे इदारे पुरानी गलतियों से कुछ नहीं सीखते। मशरकी पाकिस्तान से उन्होंने कुछ नहीं सीखा, कुछ सबक हासिल नहीं किया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को उस वक्त इंतकाम का निशाना बनाया गया। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह अपने सूबे में अपनी पुलिस से एफआईआर दर्ज नहीं करा सका। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा, जब तक इदारे अपनी हदूद में रहकर काम नहीं करेंगे, अदलिया और फौज पर अगर तनकीद नहीं करेगा तो मुल्क से कोई मुखलिस नहीं हो सकता। अगर आपकी फौज मजबूत नहीं होगी तो मुल्क कमजोर होगा। ये इंपोर्टेड हुकूमत गैर मुल्की कब्जा ग्रुप है। सीजन लगा हुआ है राय साहब, ये अल्फाज थे खान साहब के। सीजन में आते हैं, हुकूमत करते हैं, हुकूमत खत्म होती है तो सीजन लगाकर लंदन या किसी और मुल्क चले जाते हैं। ये अरबों रुपए की जदादें बाहर बनाकर बैठे हैं। मैं खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। राय साहब, एक नई हिकमत अमली, एक नया जोश और पाकिस्तान की सियासत जिसके बारे में नून लीग ये कहती थी कि शायद ये खान साहब बंद गली में चले गए हैं, उनके पास रास्ता मौजूद नहीं आर्मी चीफ की तैनाती के बाद, लेकिन सियासत का एक नया रुख हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। राय साहब, क्या होने जा रहा है? खान साहब की तकरीर, 7 नकात जो पाकिस्तान के मीडिया ने डाउन प्ले किए, क्या कहेंगे इस तकरीर के हवाले से? और सियासी जो कैनवस है वो बदलने जा रहा है। देखें आशमी साहब, एक तो चूंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं और इस्लामाबाद में सहाफत करता हूं, 22-23 साल हो गए इस्लामाबाद में सहाफत करते हुए। तो पहले तो इस जलसे में कितने लोग थे इनका तायुन करना बहुत अहम है, क्योंकि नून लीग ने और नून लीग के करीबी दानिश्वरों ने और नून लीग के करीबी सहाफियों ने यह एक बयानिया बनाया कि यह कोई बहुत बड़ा शो नहीं था, यह कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं था। लेकिन हाशमी साहब, मैं खुद आज रोड्स के ऊपर और वो रास्ते जो कि इस जलसागाह की जानिब जाते थे, मैं खुद उन रास्तों के ऊपर गया। मैंने खुद इस क्राउड को देखा और फिर मैं जिस चैनल को इस्लामाबाद में हेड करता हूं, मेरी पूरी रिपोर्टिंग टीम भी इस जलसे को कवर कर रही थी। तो मुझे उनसे भी लम्हा बलम्हा इतलात मिल रही थी कि किस वक्त पर कितना क्राउड है और जलसागाह के अंदर क्या कुछ हो रहा है। एक तो हाशमी साहब, जो आपका ओल्ड एयरपोर्ट है, वहां से मेन एक्सप्रेस वे जो फैजाबाद की जानिब आती है, यहां पर कंटेनर लगाकर इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। फैजाबाद का जो एक्सप्रेस वे है जो इस्लामाबाद की जानिब जाता है, वहां एक छोटा सा रास्ता खुला रखकर यह तासुर दिया गया कि देखे हमने फैजाबाद को खोला हुआ है। लेकिन फैजाबाद तक पहुंचने से पहले जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो मेरी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपका ओल्ड एयरपोर्ट है कोराल चौक के करीब, वहां पर कंटेनर्स का पहाड़ था। और मैं भी जब वहां से निकलने लगा तो मेरी गाड़ी को वहां से जगह नहीं मिल रही थी। फिर वहां पर एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया। फिर एक थोड़ी सी जगह से, मैंने जाहिर है कि मीडिया में काम करता हूं तो मुझे अपनी असाइनमेंट पे भी पहुंचना होता है, तो फिर मैं वहां से निकला। लेकिन पीटीआई की कोई गाड़ी, कोई एक मोटरसाइकिल भी वहां से नहीं निकल सका। और उस वक्त मेरा यह ख्याल था कि राना सनाउल्लाह कम से कम कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद को एक कले में तब्दील करके रावलपिंडी को और रेड जोन को एक जेल में बदलकर इस इज्तिमा का किसी ना किसी हद तक इंपैक्ट कम करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हाशमी साहब, 12:30-1 बजे के बाद इन तमाम कंटेनर्स के बावजूद वो जो एक बिल्कुल छोटा सा पतला सा रास्ता छोड़ा गया था जीटी रोड की जानिब से, जो रावलपिंडी में कचहरी रोड है उस जानिब से, और फिर केपी से जो मोटरवे से काफिले आए और पंजाब से,
हाशमी साहब, उसके बाद ये इतना मैसिव शो बन गया कि पाकिस्तान की तारीख में रावलपिंडी में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब का भी रावलपिंडी में इससे पहले इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जब पहली मर्तबा साइफर लहराया था परेड ग्राउंड में, वो एक बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन इस जलसे ने उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी ये रावलपिंडी की तारीख का ना सिर्फ ये कि सबसे बड़ा जलसा था, बल्कि इमरान खान साहब के जो अपने जलसे हैं उनसे भी बहुत बड़ा जलसा था। और इसका इंपैक्ट इस वजह से बहुत ज्यादा है हाशमी साहब कि राना सनाउल्लाह ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि यहां पर दहशतगर्दाना हमला होगा, थ्रेट अलर्ट है, खुदकुश हमला हो सकता है। इमरान खान साहब के कंटेनर पर फायरिंग हो चुकी थी। तो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ही यह था कि लोगों को डरा दिया जाए, लोगों को यह खौफ हो कि यहां पर फायरिंग हो जाएगी, लोगों को खौफ हो कि यहां पर खुदकुश हमला हो जाएगा। तो जाहिर है कि बहुत से लोग, खास तौर पर जो फैमिलीज हैं जिनके बच्चे हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस खौफ का शिकार हो जाएं और ये कहें कि चलें इस एक जलसे में नहीं जाते, कौन सा इस एक जलसे से ही पूरी हुकूमत उलट जाएगी। लेकिन हाशमी साहब, मैं बतौर साफी इस तरह का जोश, इस तरह का क्राउड मैंने कभी नहीं देखा कि इतने कंटेनर्स के बावजूद, इतना खौफो हिरास फैलाने के बावजूद, इस किस्म के तासुर के बावजूद कि एस्टैब्लिशमेंट भी इस जलसे के खिलाफ है, क्योंकि रावलपिंडी में जलसा हो रहा था, फैजाबाद पर क्रैकडाउन करके इसको इसके असल मकाम से 4 किलोमीटर दूर भी धकेल दिया गया। लेकिन उसके बावजूद रावलपिंडी के जिस मकाम पर यह धरना हो रहा था उसके अतराफ भी 3 धरने की जगह नहीं थी और बहुत से काफिले जलसागाह में पहुंच ही नहीं सके। यह इतना बड़ा जलसा था। तो जो इमरान खान साहब ने कहा कि वो अगर इस्लामाबाद की जानिब मुड़ जाता, यही बात हमने इस प्लेटफॉर्म पर भी डिस्कस की थी, जिसका आपने जिक्र किया। 1-2 प्रोग्राम्स जिनके ब्रीफ्स जाते हैं इमरान खान साहब के पास, उसमें ये 2 टॉक का प्रोग्राम भी है। हमारे जो पीटीआई के टॉप सोर्सेज है उन्होंने ये कंफर्म भी किया। तो यही बात हमने भी की थी कि इस्लामाबाद की जानिब अगर इमरान खान साहब उस वक्त जाने का इरादा कर लें तो कोई पुलिस, कोई फौज, कोई सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी बड़ी तादाद में अवाम को नहीं रोक सकते और ये आज के दिन में ही हुकूमत उलट जाती है हाशमी साहब। ये रेड जोन में इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाती तो जहां पर इदारों को इंटरवीन करना पड़ता और श्रीलंका वाले जो हालात हैं वो बन जाते। यहां तक कि हाशमी साहब, जहां से ये जलसा हो रहा था, जहां पर यह जलसा हो रहा था, अगर इमरान खान साहब जैसे पहले तासुर था, अभी अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ना हुई होती, यानी नई एस्टैब्लिशमेंट ना आई होती अभी, तो जिस तरह से पहले तासुर था कि रावलपिंडी के हसास मकामात पर भी जा सकता था यह जलसा, तो उधर भी रुख मुड़ जाता। तो लोग इतने पुरजोश थे कि लोग उस तरफ भी चले जाते। जो लोग इसके बावजूद के बार बार कहा गया कि यहां पर खुद कुछ हमला हो सकता है, लोग जान पर खेल कर आ गए, तो वो उस तरफ भी जा सकते थे। आप कोई सवाल करना चाह रहे थे, वरना मैं फिर 2 पॉइंट और बयान कर दूं। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं कि आज ही खान साहब को 2/3 अक्सरियत मिल गई, तो क्या ये सही होगा कहना? हाशमी साहब, ये सही नहीं होगा। सही ये होगा कि इमरान खान साहब को 3/4 अक्सरियत मिल गई। बिल्कुल ठीक है। रावलपिंडी में जलसा करना एक ऐसी सूरत हाल में जब यह तासुर हो कि एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ खड़ी है, रावलपिंडी ताकतवर हलकों का शहर है, यह तासुर हो कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च GHQ की जानिब भी जा सकता है, पूरी रियासती मशीनरी इस्लामाबाद को, रावलपिंडी को जेल में बदल चुकी हो, तो हाशमी साहब इस किस्म का जलसा अगर पूरे महीने PDM की 14 जमातें हर रोज यहां पर लोग लाएं, तो पूरे महीने की आप गिनती करें लोगों की, वही लोग बार बार आए, तो तब भी इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और फिर लोगों का जो जोश था, यानी ये कोई लाताल्लुक किस्म का क्राउड नहीं था कि ऊपर इमरान खान साहब तकरीर कर रहे हैं, नीचे लोग लाताल्लुक बैठे हैं, या कोई बिरयानी की प्लेटों के ऊपर टूटे हुए हैं, या कीमे वाले नानों के ऊपर टूटे हुए हैं। यहां पर इमरान खान साहब जो अल्फाज बोल रहे थे, उनका एक डायरेक्ट आप कह लें कि वो रिलेट कर रहे थे लोग इमरान खान साहब के साथ खुद को, और उस वक्त नारे भी लग रहे थे। बहुत से लोगों को हमने देखा कि वो शिद्दत जज्बात से रोते भी रहे। खास तौर पर इमरान खान साहब की जो फुटेज आई, जिसमें हमने देखा कि बड़ी तकलीफ में वो जलसा गाह में दाखिल हुए, वो भी देखे आप कितनी वायरल है। अब जो 7 पॉइंट्स आपने बताए उनको जरा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बड़े हसास किस्म के पॉइंट्स थे और मीडिया ने ना सिर्फ ये कि इनको डाउन प्ले किया, बल्कि इनको मुकम्मल तौर पर
सेंसर भी कर दिया, क्योंकि कई जगह ऐसी थी जहां इमरान खान साहब ने जुमला बोला एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक, तो बीच में जो न्यूज एंकर हैं, जो एक रवायती तरीका होता है, उसको बुलवा दिया जाता था कि चले अब आप कुछ पढ़ना शुरू कर दें कोई खबर। एक तो इमरान खान साहब ने इशारतन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जिक्र किया। ये जो आपने असासों वाली बात की कि एक शख्स ने असासे बना लिया, नाम नहीं लिया लेकिन एक शख्स का जिक्र हुआ है, एक शख्स का जिक्र किया, तो जाहिर है कि वो एक शख्स इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा की जानिब इशारा किया कि एक शख्स ने असासे बना लिए। यानी ये जो अभी उनके टैक्स रिकॉर्ड के मुतल्लिक स्टोरी आई थी अमेरिका से अहमद नूरानी ने जो की, जिसके बाद इसहाक डार ने भी जानबूझकर ये खबर लॉन्च करवाई, तस्दीक कर दी, हाँ तस्दीक कर दी कि ये टैक्स रिकॉर्ड जो है ये ठीक है। यानी ये टैक्स रिकॉर्ड में जो चीजें अहमद नूरानी ने डिस्कस की, तो ये असासे जो हैं वो हैं जनरल बाजवा के। ये इसहाक डार ने अपना, आप समझ लें कि वो वेस्पा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो एक जनरल बाजवा ने एक, जो आप कह लें कि ब्रीफिंग के बाद एक कॉलम लिखा गया था कि इसहाक डार ने वेस्पा एडमिनिस्ट्रेशन से रिश्वत तलब की थी, किक बैक्स तलब किए थे, ये जनरल बाजवा ने कहा था। और उसके बाद एक कॉलम लिखा गया था जनरल बाजवा को कोट करके, तो इसहाक डार ने उसका बदला उतार लिया, आप समझ लें। तो इसहाक डार ने यह किया कि हम तहकीकात करवाएंगे, और तहकीकात ये खामोशी से भी हो सकती थी, लेकिन इसहाक डार ने इसका एलामिया जारी करके एक तरह से मोहर सब कर दी कि वो जो टैक्स रिकॉर्ड है उसके अंदर जो जायदादें शो की गई हैं वो ठीक है। ठीक से मुराद के ये नहीं है कि उसको कोई बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया या उसको कोई एग्जैजरेट किया गया। यहां तक इसहाक डार ने यह बड़ा बारीक गेम किया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। तो एक तो इमरान खान साहब का इशारा जनरल बाजवा की जानिब था। जनरल बाजवा की जानिब फिंगर पॉइंटिंग करते हुए इमरान खान साहब ने यह बात भी की कि इंसानी हकूक को क्रश तो कर दिया आपने, लेकिन आपने अपनी जायदादें बना ली। तो इसका मतलब यह है कि जनरल बाजवा, जिनकी रिटायरमेंट अब जाहिर है कि 28 नवंबर आखिरी उनकी मुद्दत मुलाजमत का आखिरी दिन होगा सर जी, एक दिन रह गया, एक ही दिन रह गया। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इसके बाद उनकी पॉलिसी क्या होगी और वो किस किस्म के राज, कौमी राज नहीं, रियासत के राज नहीं, सियासत के वो राज जो जनरल बाजवा से जुड़े हुए हैं और रजीम चेंज ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, इन राजों से वो पर्दा उठाएंगे इमरान खान साहब। क्योंकि शहबाज गिल ने जो तकरीर की वो भी बड़ी मानीखेज थी, वो भी वायरल है, वो भी इसी हवाले से है। दूसरा, हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने नई एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की महाजराई का कोई अंदिया नहीं दिया। ये एक वाइज डिसीजन था, क्योंकि जाहिर है कि नई एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज को देखना चाहिए। नई एस्टैब्लिशमेंट तो ने अभी कंट्रोल ही नहीं संभाला, नई एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल संभालेगी 29 नवंबर को जाकर। अभी तो जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट चल रही है। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने ये जो बात की कि इलेक्शन 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 9 महीने बाद हो, हमें तो इंतखाबी कैंपेन भी नहीं करनी पड़ेगी और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा सबूत एक तो पिछले ज़िमनी इलेक्शन थे, और उसके बाद ये रावलपिंडी का जलसा था कि इसके लिए भी इमरान खान साहब कोई माहौल नहीं बना सके। जाहिर है कि वो जख्मी थे, उनकी टांग पर जख्म थे, और एक ऐसी सूरत हाल में जब कंटेनर के ऊपर फायरिंग हुई हो, कारकुन वैसे भी खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से लोग आ गए, इसका मतलब है कि कोई लंबी चौड़ी कैंपेन अगर तहरीक इंसाफ ने ना भी की, तो तब भी तहरीक इंसाफ बहुत बड़े मार्जिन से अगला इलेक्शन जीत जाएगी। अब हाशमी साहब, एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि देख लें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट, जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब कहते हैं कि वो रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्विस थी, उनके मुतल्लिक अवाम में क्या तासुर पैदा हुआ। अवाम ने जनरल बाजवा से किस किस्म के सवालात किए, अवाम ने फौज से, इदारे से किस किस्म के सवालात किए। और साथ ही खान साहब ने कहा कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरी फौज कमजोर हो। यानी तासुर यह था कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरी फौज से इस किस्म के सवालात हो, मेरी फौज के सिपा सलार से इस किस्म के सवालात हो, क्योंकि जिन मुमालिक की अफवाज कमजोर हो जाती हैं, तकसीम हो जाती हैं, उनका हशर हम देख चुके हैं। तो असल में वो हवाला दे रहे थे एक तरह से एस्टैब्लिशमेंट को एक पैगाम देकर, जो नई एस्टैब्लिशमेंट आने वाली है, कि आपने ये देखना है कि अवाम क्या चाहती है, अवाम किसके साथ खड़ी है। आपको हम ये नहीं कह रहे कि मुझे आप उठाकर प्राइम मिनिस्टर बना दें, आपको हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो
और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की राह इसलिए हमवार की जाए कि यह जो हुकूमत आई ये रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में आई और उसके बाद इसने इकॉनमी को मुकम्मल तौर पर कोलैप्स भी कर दिया। अगर तो ये मुल्क को आगे बढ़ाती तो फिर तो कहा जाता कि चले एक रजीम चेंज ऑपरेशन तो हो गया, हालांकि उस वक्त भी वो किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं था, लेकिन फिर भी कहा जाता कि चलें आपकी इकॉनमी तो एक्सेल कर रही है। उल्टा इन्होंने मईशत को तबाह भी कर दिया। फिर खान साहब ने जो मशरकी पाकिस्तान की बात की कि मशरकी पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे, असल में यह भी जनरल बाजवा को उन्होंने एक पैगाम दिया। जनरल बाजवा के मुतल्लिक जब ये पैगाम दे रहे थे इमरान खान साहब, एक मरतबा फिर मीडिया ने इसको सेंसर किया और क्योंकि जनरल बाजवा ने जो आखिरी तकरीर की थी योम शोहदा के मौके पर, वहां पर उन्होंने मशरकी पाकिस्तान का जो सानिया था उस पर बात करते हुए ये कहा कि ये एक सियासी नाकामी थी और इस तरह की भी उन्होंने बातें की कि फौज को निशाना बनाया गया, फौज को तहजीक का निशाना बनाया गया, फौज के ऊपर इल्जामात लगाए गए। तो वहां पर असल में वो इमरान खान साहब की बात कर रहे थे, इमरान खान साहब की जानिब इशारा कर रहे थे। तो अब इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा की उस बात का जवाब दिया है, क्योंकि उसके बाद से खान साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। तो खान साहब ने कैमरों के सामने जवाब दिया है कि आपकी वजह से या आपकी पॉलिसीज की वजह से मुल्क के अंदर मशरकी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। और क्यों पैदा हो सकते हैं हाशमी साहब? मशरकी पाकिस्तान के हालात जो थे यानी 1971 में जिन हालात की वजह से इतना बड़ा सानिया हो गया, आप देख लें कि इस वक्त मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी कौन है? कौन सी पार्टी है जो इस वक्त मुल्क के तमाम सूबों में नुमाइंदगी रखती है? कौन सा लीडर है जो कि पाकिस्तान के सहराओं में भी बहुत बड़े बड़े जलसे कर सकता है, खैबर से लेकर कराची तक किसी भी इलाके में जाकर, यानी कराची में, लाहौर में, कोयटा में, पेशावर में, केपी के किसी इलाके में, मियां वाली में, सेंट्रल पंजाब में, कोई ऐसा इलाका नहीं है पाकिस्तान के अंदर जहां इमरान खान साहब जाकर मैसिव किस्म के जलसे ना कर सकते हैं। और उन्होंने हर इलाके में जाकर ये जलसे करके दिखाए हैं। इसका मतलब क्या है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वाहिद बाइंडिंग फोर्स हैं, वाहिद फोर्स हैं जो तमाम सूबों को मुत्तहिद रख सकते हैं, एक पेज पर रख सकते हैं, जो कि आपके तासुबात होते हैं, यानी सूबों के दरमियान इलाकाई तासुबात, रंगो नस्ल के तासुबात, उन तमाम तासुबात को खत्म करने वाला या जिसमें यह सलाहियत हो सकती है कि जो खत्म कर सकता है इन तासुबात को, वो इस वक्त इमरान खान साहब है। फिर जाहिर है कि उनकी केपी में हुकूमत, पंजाब में हुकूमत, पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी कुव्वत इमरान खान साहब, इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें कौमी असम्बली की इमरान खान साहब के पास, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत। तो इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसे लीडर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस वक्त मुल्क के 80% से ज्यादा इलाके की हुक्मरान है, और एक ऐसा लीडर जो कि मुल्क के 99% इलाकों में इंतहाई मकबूल है, और बाकी 14 जमातें जिनको मुसल्लत रखने की कोशिश की जा रही है उनकी कलेक्टिव पॉपुलैरिटी एक ही नहीं, कलेक्टिव पॉपुलैरिटी 20% के भी करीब नहीं है। अगर तो यह हो ना कि नून लीग की कोई 20% के करीब हो तो फिर भी कहा जाए कि चले एक तरफ 80% इमरान खान साहब की, 20% नून लीग की, उन तमाम जमातों की मिलाकर पॉपुलैरिटी 20% नहीं है, क्योंकि ये ज़िमनी इलेक्शन दोनों ये 14 जमातों ने मिला के मिल के लड़े और उसके बावजूद 3/4 अक्सरियत से इमरान खान साहब जीत गए। इनको इतनी इबरतनाक शिकस्त अवाम ने दी, तो अवाम तो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो इसलिए जनरल बाजवा के मुतल्लिक इशारतन ये तमाम नुकात बयान करके इमरान खान साहब ने नई इस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया कि फौज भी मेरी है, फौज का सिपा सालार भी मेरा है, फौज का जवान भी मेरा है, फौज का नीचे आप एक कहें सिपाही से लेकर आर्मी चीफ तक ये तमाम लोग मेरे हैं, ये रियासत मेरी है, मेरा मरना जीना यहां पर है, मेरे स्टेक्स यहां पर हैं। जिस तरह से इमरान खान साहब को गोलियां लगी, इमरान खान साहब बाहर नहीं गए। उससे पहले इमरान खान साहब का नाम ईसीएल पर नहीं था, उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना, इमरान खान साहब बाहर नहीं गए। और दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ की जानिब आप देख लें कि किस तरह से जाली रिपोर्ट्स के ऊपर वो पाकिस्तान से अचानक गए और आज तक वापस नहीं आए। तो ये इस वजह से कि इमरान खान साहब का जीना मरना पाकिस्तान में है, उनके स्टेक्स हैं। ये बाकी तो शरीफ खानदान, इन्होंने तो जब इनको मौका मिलेगा, यानी एक ऐसे मौके पर जब डील के तहत इक्तदार में आ जाएंगे, जैसे इक्तदार खत्म होगा ये बोरियां बिस्तर अपना लपेटते हैं,
इन्होंने अपने अकाउंट सारे बाहर बनाए हुए हैं, अपने कारोबार बाहर सेटल किए हुए हैं, अपने शाही मालात बाहर बनाए हुए हैं। इन्होंने तो बाहर चले जाना है। रहना यहां पर किसने है? पाक फौज के जवानों ने यहां पर रहना है। वो पाक फौज के जवान जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहादतें दी। रहना किसने है? इमरान खान साहब ने। जो आम लोग हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, नून लीग के वर्कर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान में रहना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर जबरदस्ती इस करप्ट टोले को, जिनको अदालतों ने सिसिलियन माफिया और गॉडफादर करार दिया, अगर इनको जबरदस्ती मुसल्लत रखना है तो फिर आप अवाम से इंतकाम लेंगे। फिर आप ये करेंगे कि जिस तरह से हमारी 3 नस्लें पिछली इनकी गुलाम बनकर रहीं, अब अगली 3 नस्लें भी कम से कम फिर वो जुनेद सफदर की, आसफा भुट्टो की, इसी तरह गुलाम दर गुलाम जो है वो हमें बना दिया जाएगा। ये पैगाम असल में इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट को दे रहे थे। और अब एस्टैब्लिशमेंट के ये कोर्ट में बाल है कि एस्टैब्लिशमेंट अब आगे क्या लाया अख्तियार करती है। क्या वो चाहेंगे कि जो गैर मकबूलियत, अनपॉपुलरिटी जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट के हिस्से में आई, क्या आगे इसी तरह के हालात चलने चाहिए, या मुल्क में ये इंतशार की कैफियत खत्म हो, ये जो सवालात किए जाते हैं पेचीदा किस्म के फौज से, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। अच्छा राय साहब, ये अब हुकूमतों से निकलने की बात हो रही है और खान साहब की हुकूमत है केपी में और पंजाब के अंदर ऑब्वियसली एक कोएलिशन गवर्नमेंट है। कोएलिशन भी ऐसी है कि 10 सीट्स जो हैं उसकी अगर ये ऑपोजिशन के पास चले जाएं तो वो हुकूमत बना लेंगे और ये 10 सीटें बड़ी अहम हैं। हमने खान साहब के ऊपर ये जो हमला और फिर उसकी एफआईआर का जो मामला था उसमें देख लिया कि पंजाब हुकूमत की कैपेसिटी क्या है। परवेज इलाही साहब कहाँ पर खड़े हैं, पुलिस किसके साथ है, कौन से लोग जो हैं वो चल रहे हैं, नामजद लोग नहीं होते, और जो कैपेसिटीज इश्यूज थे पंजाब गवर्नमेंट के और खान साहब की हुकूमत की कितनी इन्वॉल्वमेंट है या इनकी पार्टी की कितनी सी है, वो भी हमें नजर आ गई। अब इमरान खान ने अपना केस ही यही जो है वो इस्टेब्लिश किया कि हम अगर हुकूमतें हमारी होने के बावजूद मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता तो फिर हुकूमतों में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सरप्राइज़ था, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऑपोजिशन। हुकूमत जो माजी में कहती रही कि अगर खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन करवाएं तो ठीक है, असम्बलियों से इस्तीफे दें। आज तो सर ये टेबल पर बात आ गई है। कितना सरप्राइज एलिमेंट है इसके अंदर। खान साहब किस तरह पंजाब के अंदर परवेज इलाही वाला फैक्टर जो है उसे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि राब्ते तो परवेज इलाही के हमेशा से रहे। वो तो विकेट के हर तरफ खेल रहे हैं और दोनों तरफ से खेल रहे हैं, दोनों तरफ से बारियां ले रहे हैं। परवेज इलाही फैक्टर कितना आप समझते हैं कि इसमें प्ले होगा, और फिर ये क्या मुमकिन है कि केपी की गवर्नमेंट और इधर से हो, और फिर ये जो गुफ्तगू फवाद चौधरी साहब और बाकी लोगों की तरफ से भी की जा रही है कि जनाब पूरे मुल्क से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने इस्तीफे दे दे, जिस तरह के कहा जा रहा है कि 859 में से अगर 567 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, क्या ये मुमकिन होगा? इतने बड़े लेवल पर बाई इलेक्शंस करवाना, ये तो बहुत सारी सीट्स बन जाती हैं। देखिए आशमी साहब, इमरान खान साहब ने एक सरप्राइज तो दिया है, और एक लीडर जहां से चीजों को देख रहा होता है वो आम लोगों को नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब चूंकि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनकी जगह कोई और भी प्राइम मिनिस्टर रहा होता तो उसके पास बहुत सी हसास इंफॉर्मेशन भी होती। हो सकता है कि इमरान खान साहब ने उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यह फैसला किया हो। लेकिन हाशमी साहब, इमरान खान साहब के पास जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने यह बड़ा फैसला किया, और यकीनन उनके पास बड़ी ठोस वजूहात भी होंगी, लेकिन मेरा जाती ख्याल यह है कि इमरान खान साहब को यह हुकूमतें नहीं छोड़नी चाहिए। केपी की हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए। पंजाब में अगरचे बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को यह हुकूमतें नहीं छोड़नी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप देखें कि जब हमजा शहबाज की हुकूमत थी पंजाब में, तो इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया था उसको पंजाब में ही किस तरह से बर्बरियत का निशाना बनाया गया। अब चौधरी परवेज इलाही की अपनी मजबूरियां हैं, वो अपनी सियासत पिंडी के साथ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद पंजाब से जो काफिले निकले इस्लामाबाद की हदूद तक या रावलपिंडी की हदूद तक, यहां तक उनको कोई खास मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए जिस तरह से ये पहले ऑपरेशंस करने की कोशिश करते रहे बनी गाला में, तो इमरान खान साहब के पास 2 सूबाई हुकूमतों के होते हुए आप ये कह लें कि एक
एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी है। इमरान खान साहब लाहौर में बैठ के मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं, पिशावर में बैठ के मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं। खास तौर पर केपी जो है, ये इमरान खान साहब का बहुत बड़ा सियासी कला है। केपी के लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया है, वालिहाना मोहब्बत करते हैं। पूरा पाकिस्तान ही जाहिर है कि 80% जो लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, इतनी सप्रेशन के बावजूद, इतने खौफ के बावजूद, इतने दबाव के हथकंडों के बावजूद, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब से वालिहाना अकीदत का वो इजहार करते हैं। तो हाशमी साहब, अब केपी में भी अगर इमरान खान साहब हुकूमत छोड़ें तो देखें, इससे पहले जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, जब इमरान खान साहब को गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन 2 मरतबा बनी गाला हुआ, तो इमरान खान साहब ने वो लॉन्ग मार्च पिशावर से शुरू किया, जैसे ये लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने लाहौर से शुरू किया। तो ये जो एडवांटेज है, ये खत्म हो जाएगा इमरान खान साहब के पास से, क्योंकि इस हुकूमत ने इलेक्शन तो करवाना नहीं। यानी अगर ये समझा जा रहा है कि ये कोई इलेक्शन करवा देंगे, कोई बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा, तो हाशमी साहब, इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ है। फिलहाल नई एस्टैब्लिशमेंट की कोई भी पॉलिसी मनफी या मस्बत वो सामने नहीं आई है। तो इस पूरी सूरत हाल में अगर अभी ये डिसीजन कर लिया गया, तो ये जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं इमरान खान साहब के साथ, जहां पर इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है, क्योंकि केपी के खिलाफ अगर ये वफाकी हुकूमत कोई कार्रवाई करती है तो हमेशा इसको फिर एक बड़ा सेंसिटिव इशू बना लिया जाता है। और यह सेंसिटिव इशू होता है कि वफाक को और केपी जैसे हसास इलाके को लड़ाया जा रहा है। केपी हमारी फौज के लिए भी बहुत हसास है, क्योंकि इस वक्त चूंकि फौज का पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, अगरचे फौज कहती है कि हम गैर सियासी हैं, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से फौज का बड़ा अहम किरदार होगा। तो फौज के लिए भी केपी बड़ा हसास इलाका है। तो इमरान खान साहब अगर वहां के हुक्मरान रहेंगे तो फौज के लिए भी या वफाकी हुकूमत के लिए, अच्छा नहीं राय साहब, इसमें एक और नुक्ता भी है, बस मैं कंप्लीट कर लूं 30 सेकंड में। तो इसलिए ये इमरान खान साहब को जो एडवांटेज है हसास नौयत का, ये उनको नहीं छोड़ना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान हमारी फौज के लिए बड़ा हसास इलाका है, हमारी रियासत के लिए। आजाद कश्मीर भी इसी तरह हमारी रियासत के लिए बहुत एक हसास इलाका है। तो इमरान खान साहब को ये जो एडवांटेज है बाइंडिंग फोर्स का और फिर अपनी हुकूमतें होने का, मेरा जाती ख्याल है कि ये इमरान खान साहब को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगेन, इमरान खान साहब के पास हो सकता है कि कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन हो कि अगर वो ये स्टेप लें तो हो सकता है कि वो इलेक्शन की राह हमवार करने में कामयाब हो जाएं। तो वो जो इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन है वो अभी तक अगरचे शेयर नहीं की गई, लेकिन यकीनन इमरान खान साहब के पास कोई फार्मूला भी होगा। जी देखिए राय साहब, वक्त से पहले इलेक्शन में ना एक स्ट्रांग मजीद जो है वो पैगाम जाएगा कि ये हुकूमत नालायक है, नालायक तो है लेकिन इस पर मोहर लग जाएगी। इसलिए खान साहब चाहते हैं कि वक्त से पहले इलेक्शन हो ताकि मुल्क को इसका फायदा हो सके। लेकिन अगर आपने टाइम को अगर कैलकुलेट करें ना, तो जुलाई के अंदर जाकर हुकूमत का वक्त खत्म हो जाएगा और फिर तीन माह जो है आपकी निगरान हुकूमत है। तो सर टाइम तो वैसे भी इतना नहीं रह गया, क्या हम कहें कि हुकूमत जो है वो सड़कों पर खत्म करके सब कुछ सड़कों पर आ जाए? तो डू यू थिंक कि ये इतना ज्यादा वायबल होगा? क्योंकि वक्त तो बहुत कम रह गया। अगर 2 साल होते या 1.5 साल होता तो हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है। हाशमी साहब, इमरान खान साहब को सियासी मैदान से बाहर करने के लिए अभी बड़े ऑपरेशन होने हैं, क्योंकि पता है इस इंपोर्टेड हुकूमत को कि इमरान खान साहब को ये इंतखाबी मैदान में नहीं हरा सकते। अभी बड़े ऑपरेशन होने हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए, इमरान खान साहब को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट करने के लिए। तो अगर तो यहां पे कोई आजाद इलेक्शन कमीशन होता, अगर जो यहां पर आपके इंसाफ देने वाले इदारे आजाद होते, तो फिर तो यह कहा जाता कि इमरान खान साहब के इस स्टेप से कोई बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाएगा और मुल्क की बेहतरी के लिए नए इलेक्शन की जानिब हालात चले जाएंगे। लेकिन यहां तो सारे मिले हुए हैं। आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट टस से मस नहीं होती, इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं होता। तो इस पूरी सूरत हाल में मुझे लगता है, मेरी जाहिर है कि एक राय है जो गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरा तज्जिया यह है कि इमरान खान साहब को ये अपने स्ट्रांग होल्ड्स नहीं छोड़ने चाहिए। ये अगले 3 माह में इमरान खान साहब के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ऑपरेशन होने हैं, जो इस इंपोर्टेड हुकूमत ने करने हैं, उससे बहुत हद तक तो नहीं लेकिन किसी हद तक तो तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और इमरान खान साहब एक सियासी बारगेनिंग की पोजीशन में भी रहेंगे। दूसरा, आप ये देखेंगे कि इमरान खान साहब ने अगर असेंबलियां तहलील करने की कोशिश की, ये मिली भगत करके कोई ना कोई आप ये कह लें कि ऐसा मूव कर लेंगे, रिक्विजिशन फाइल कर देंगे कि इमरान खान साहब को जो वो चाहते हैं वो भी नहीं करने दिया जाएगा और ये हुकूमतें भी हाथ से निकल जाएंगी। और फिर जाहिर है कि पार्टी के अंदर से भी
1-2% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहें कि नहीं असेंबलियां ना तहलील करें, तो फिर जो पार्टी को तोड़ने के ऊपर जो अभी तक मिशन नाकाम रहा है, तो हो सकता है कि उस मिशन को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। मेरी जाती राय यह है कि यह फैसला शायद इसके ऊपर एक और थॉट प्रोसेस की जरूरत है, और प्रॉबेबली जो इमरान खान साहब ने कहा कि फिर हम मशवरा करेंगे, हो सकता है कि यह फैसला फौरी तौर पर ना किया जाए, कहीं जाके मार्च के करीब या अप्रैल के करीब जाके किया जाए। बहुत शुक्रिया ऐसा वीर जी, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के